लिंकन ने कैसे सिविल वॉर खत्म करी और कैसे अमेरिकन संसद यानी कि कांग्रेस में इस बिल को पास कराया, इसको जानने के लिए हम मूवी को बताना शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत अप्रैल 1864 की अमेरिकन सिविल वॉर से होती है, जहां कॉन्फेडरेट यानी कि साउथ अमेरिकन स्टेट्स और यूनियन यानी कि नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स के सिपाही आपस में लड़ रहे होते हैं। थोड़ा टाइम ऐसे ही बीतता है और लिंकन दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और इसी के साथ सिविल वॉर अपने चौथे साल में आ गई होती है। इसके बाद का सीन जनवरी 1865 का दिखाते हैं, जहां लिंकन अपनी वाइफ मैरी से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 13 अमेंडमेंट को पास कराने की बात कहते हैं, जिससे अमेरिका में स्लेवरी पूरी तरह से बैन हो जाएगी। मैरी यहाँ पर लिंकन को समझाती है कि लोगों ने आपको दोबारा से प्रेसिडेंट चुना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमेंडमेंट पास हो जाएगा, ये 100% पास नहीं होगा। इसके अगले दिन लिंकन यूएस स्टेट सेक्रेटरी विलियम सीवर्ट से मिलते हैं और उससे इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर विलियम भी लिंकन से कहता है कि इसका पास होना बहुत मुश्किल है और कहता है कि मान लीजिए अगर हमारी रिपब्लिकन पार्टी से सारे वोट्स इसके फेवर में चले भी गए, तब भी हमें 20 वोट और चाहिए होंगे और मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेट्स पार्टी का कोई एक भी मेंबर इस स्लेवरी को एंड करने के लिए वोट करेगा। इसके बाद का सीन व्हाइट हाउस का दिखाते हैं, जहां लिंकन की मुलाकात रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर प्रेस्टन ब्लेयर से होती है। लिंकन प्रेस्टन से इस बिल के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लोगों के सपोर्ट के लिए कहता है, क्योंकि प्रेस्टन ब्लेयर रिपब्लिकन पार्टी में आने से पहले डेमोक्रेट ही थे और आज भी उनकी उस पार्टी में काफी इज्जत है। प्रेस्टन लिंकन के सामने एक शर्त रखते हैं कि उसे सबसे पहले साउथर्न स्टेट्स के प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस से बात करके इस सिविल वॉर को खत्म करके पीस एस्टैब्लिश करनी होगी। लिंकन इस बात के लिए हाँ कर देते हैं। इनकी इस बातचीत के बाद ही प्रेस्टन जेफरसन से बात करने के लिए रिचमंड के लिए निकल जाते हैं। इसके अगले दिन लिंकन की अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ एक बैठक होती है, जिसमें ये लोग विल्मिंगटन पोर्ट पर अटैक करके ऑनगोइंग सिविल वॉर को खत्म करने की बात करते हैं कि साउथर्न स्टेट्स की ज्यादातर सप्लाई विल्मिंगटन पोर्ट से ही आ रही होती है। यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर जॉन अर्शर 13 अमेंडमेंट का अपोज करते हैं और कहते हैं कि हमें सबसे पहले ऑनगोइंग सिविल वॉर पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ना कि एंटी स्लेवरी बिल बनाने पर। लिंकन यहाँ पर कहते हैं कि मैंने दोबारा प्रेसिडेंट बनने से 1.5 साल पहले इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया था, तब भी सिविल वॉर चल रही थी और लोगों ने फिर भी मुझे री इलेक्ट किया है और मैं जल्द ही 13 अमेंडमेंट भी साइन करूंगा। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के अंडर नॉर्थर्न स्टेट्स वॉर में कैप्चर ब्लैक लोगों को हमेशा के लिए फ्री कर सकते हैं, पर इतना इनफ नहीं था। लिंकन स्लेवरी को पूरे अमेरिका में बैन करना चाहते हैं, जबकि अपोजिट पार्टी डेमोक्रेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। इसके बाद यूएस सेक्रेटरी विलियम अपनी लॉबी के 3 लोगों से मिलते हैं, जिनका नाम रॉबर्ट लैथम, रिचर्ड स्केल और डब्ल्यू.एन. बिब्लो होता है, और इन्हें समझाते हैं कि हमें इस बिल को पास कराने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। विलियम कहता है कि जाकर ऐसे डेमोक्रेट्स को टारगेट करो जिनकी पोस्ट छिनने वाली है, उनको बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स ऑफर करो और अगर ब्राइब देनी पड़े तो ब्राइब भी दो, पर हमें 20 वोट्स चाहिए होंगे। इसके बाद यूएस कांग्रेस यानी कि संसद में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी में इस बिल को लेकर काफी डिबेट होती है और डेमोक्रेटिक पार्टी इस बिल का पूरी तरह से विरोध करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रेस्टन ब्लेयर जेफरसन डेविस से मिलकर वापस आ गए होते हैं और लिंकन को बताते हैं कि जेफरसन जल्द ही साउथर्न स्टेट्स के 3 डेलीगेट्स को पीस टॉक के लिए भेजने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम की लॉबी के लोग डेमोक्रेट से मिलकर उनको बिल का फेवर करने के लिए कहने लगते हैं और अब तक इन्होंने 7 लोगों को कन्विंस कर भी लिया होता है। इसके बाद जब विलियम को पता चलता है कि लिंकन ने पीस टॉक के लिए हामी भी भर दी है और साउथर्न स्टेट्स के 3 डेलीगेट पीस टॉक के लिए आने वाले हैं, तो वो लिंकन पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि ये सब बहुत गलत होगा, ये दोनों चीजें एक साथ होना पॉसिबल ही नहीं है। या तो ये अमेंडमेंट पास हो जाएगा और अगर वॉर खत्म करके शांति हो गई तो अमेंडमेंट पास कभी नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स के साथ साउथर्न स्टेट्स इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। यहाँ पर लिंकन कहता है कि फिलहाल हमें 13 डेमोक्रेट्स के वोट और चाहिए होंगे और अब तक पीस टॉक करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रेस्टन ब्लेयर भी हमारे लिए डेमोक्रेट्स को कन्विंस करने का काम करेंगे। इसके बाद का सीन वॉर टेलीग्राफ ऑफिस का दिखाते हैं, जहां मालूम चलता है कि नॉर्थर्न आर्मी ने फोर्ट फिशर पोर्ट पर कब्जा कर लिया है और अब वो विल्मिंगटन पोर्ट के लिए आगे बढ़ने वाली है।
पर अब तक काफी खून खराबा हो चुका था और दोनों तरफ के मिलकर 6 लाख से ऊपर सैनिक मारे जा चुके थे। इसके बाद जनरल ग्रांट, जो कि यूनियन की तरफ से आर्मी चीफ होते हैं, लिंकन के कहने पर उन 3 साउथर्न डेलीगेट्स से मिलने जाते हैं। इस बातचीत में डेलीगेट्स पीस के लिए मान जाते हैं और अब्राहम लिंकन से मिलने के लिए वॉशिंगटन आना चाहते हैं। अब जब ये इंफॉर्मेशन लिंकन को मिलती है तो उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि अब तक 20 जनवरी हो चुकी थी और आने वाले 10 दिनों में उनको 13 अमेंडमेंट भी पास कराना है। अगर वॉर अभी रुक गई तो अमेंडमेंट कभी भी पास नहीं हो पाएगा। लिंकन इस बारे में बहुत सोचते हैं और फाइनली जनरल ग्रांट को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि डेलीगेट्स को पीस टॉक के लिए वॉशिंगटन भेज दो, पर मिलिट्री पावर में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पहले लड़ रहे थे वैसे ही अब भी लड़ेंगे। इसके बाद दिन आता है 27 जनवरी का, जब यूएस कांग्रेस में इस बिल पर दोबारा से डिबेट होती है। यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के काफी सीनियर लीडर थैडियस स्टीवंस नीग्रोस के लिए रेस इक्वालिटी की बात ना करके लीगल इक्वालिटी की बात करते हैं, जिससे वहां बैठे डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग काफी हल्ला करने लगते हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों से थैडियस और बाकी रिपब्लिकन्स रेस इक्वालिटी की बात कर रहे थे और आज अचानक से उन्होंने अपना मोटो चेंज करके लीगल इक्वालिटी कर दिया था। डिबेट के बाद थैडियस का जूनियर कलीग उनसे काफी नाराज होता है और उनसे पूछता है कि आपने आज नीग्रोस के सिविल राइट्स की बात क्यों नहीं करी। थैडियस यहाँ पर अपना व्यू पॉइंट डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि अभी हमें हर कीमत पर ये 13 अमेंडमेंट पास कराना है, जिससे स्लेवरी पूरी तरह से बैन हो सके और नीग्रोस के बाकी राइट्स हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद के सीन में अब्राहम अपने बड़े बेटे रॉबर्ट के साथ वॉर में जख्मी सोल्जर्स से मिलने जाते हैं। रॉबर्ट पहले से आर्मी में होता है और नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से लड़ रहा होता है। रॉबर्ट को वहां पर सोल्जर्स के काफी कटे हुए हाथ और पैर दिखाई देते हैं, जिसे डंप किया जा रहा होता है, जिसे देखकर रॉबर्ट बिल्कुल घबरा सा जाता है। अब जब लिंकन सोल्जर्स से मिलकर बाहर आते हैं तो रॉबर्ट उनसे कहता है कि मैं वॉर में जरूर हिस्सा लूंगा, आप इस तरह मुझे कितना भी डिमोटिवेट कर लीजिए, पर मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। लिंकन यहाँ पर साफ तौर पर उसको सिविल वॉर में हिस्सा लेने के लिए मना कर देते हैं, पर जॉर्ज यहाँ पर काफी बोलता है कि आपको मेरी फिक्र नहीं है, आप बस मेरी माँ की मना करने पर मुझे मना कर रहे हैं, वरना आप मुझे ना रोकते। इस बात पर लिंकन उसे थप्पड़ मार देते हैं और वो वहां से चला जाता है, पर जाते जाते भी रॉबर्ट साफ कह देता है कि मैं इस वॉर में हिस्सा जरूर लूंगा। इसके बाद लिंकन का उनकी वाइफ मैरी के साथ काफी झगड़ा होता है और वो लिंकन के आगे गिड़गिड़ाती हैं, किसी भी तरीके से रॉबर्ट को इस वॉर में हिस्सा लेने से रोक लीजिए, क्योंकि मैरी का एक बेटा पहले ही खत्म हो चुका है और वो किसी भी कीमत पर रॉबर्ट को खोना नहीं चाहती है। लिंकन कहता है कि उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं मान रहा है और उसने फैसला ले लिया है कि वो हिस्सा जरूर लेगा। इसके बाद ओपेरा शो देखते वक्त मैरी लिंकन से रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरीके से वोट हासिल करके अमेंडमेंट पास करा लीजिए, ताकि ये सिविल वॉर रुक जाए और रॉबर्ट के साथ साथ और भी लोगों की जान जाने से बच सके। इसके बाद मैरी के ड्रेस मेकर एलिजाबेथ, जो कि एक ब्लैक वुमन होती है और पहले गुलाम भी रह चुकी होती है, लिंकन को ब्लैक कम्युनिटी के लिए कंसर्न दिखाने पर और अमेंडमेंट को लाने के लिए शुक्रिया बोलती है और कहती है कि हम नीग्रोज ने तो कभी सुना ही नहीं है कि आज़ादी क्या होती है। हम तो तब से अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं जब हम लोगों में से किसी पहले को गुलाम बनाया गया था। मेरा बेटा यूनियन की तरफ से लड़ते हुए मारा गया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल जरूर पास होगा और पूरी की पूरी ब्लैक कम्युनिटी को गुलामी से आज़ादी मिलेगी। इसके बाद लिंकन जाकर उन 3 लोगों से मिलते हैं जिनको विलियम ने रखा होता है। यहाँ पर वो लोग लिंकन को बताते हैं कि उन्होंने 11 डेमोक्रेट से डील पक्की कर ली है। इसके बाद लिंकन उन लोगों से बाकी डेमोक्रेट्स की लिस्ट मांगते हैं जिनको टारगेट किया जाना बाकी है। वो सबसे पहले जॉर्ज येमन का नाम लेते हैं, जो कि केंटकी स्टेट से होता है। इसके बाद लिंकन खुद जॉर्ज येमन से मिलते हैं और उसको नीग्रोस की बुरी कंडीशन बताकर बिल का फेवर करने के लिए कहते हैं, पर जॉर्ज लिंकन को मना कर देता है। इसके बाद लिंकन डेमोक्रेटिक लीडर हटन से मिलते हैं। हटन का भाई यूनियन की तरफ से लड़ते हुए युद्ध में मारा गया था। लिंकन उसको उसके भाई का सैक्रिफाइस याद दिलाते हुए सपोर्ट मांगते हैं, पर हटन कोई जवाब नहीं देता है और साथ में कहता है कि वो काले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो बिल के अगेंस्ट में ही वोट करेगा। अब वोटिंग होने में सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं और लिंकन अपनी पार्टी के लोगों के साथ एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें प्रेस्टन ब्लेयर, स्टेट सेक्रेटरी विलियम और कांग्रेसमैन एशले होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के पास बिल को पास कराने के लिए अभी भी 2 वोट्स कम पड़ रहे होते हैं
और यहाँ पर बाकी सभी लोग लिंकन को एडवाइस करते हैं कि हम लोगों को बिल पास नहीं कराना चाहिए क्योंकि हम लोगों के पास 2 वोट्स नहीं है। यहाँ पर लिंकन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ये बिल हर कीमत पर पास होकर रहेगा क्योंकि ये सिर्फ आज दिख रहे काले लोगों के लिए नहीं है बल्कि उन लाखों करोड़ों बच्चों के लिए भी है जो भविष्य में पैदा होंगे और गुलामी जैसी गंदगी से दूर रहेंगे, जहां उनके पास उनके राइट्स होंगे, एक आम आदमी की तरह फ्री होकर जी सकेंगे। लिंकन यहाँ पर इन सबको 2 वोट्स जुटाने के लिए कहते हैं और मीटिंग खत्म करते हैं। इसके बाद दिन आता है 31 जनवरी 1865 का, जब यूएस कांग्रेस में इस अमेंडमेंट के लिए वोटिंग शुरू होती है। आज अमेरिका के इतिहास में पहली बार यहाँ पर कुछ काले लोगों को गैलरी में एज अ गेस्ट बुलाया जाता है और कांग्रेसमैन विटनर इनका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि वोटिंग शुरू होती, डेमोक्रेटिक लीडर जॉर्ज पेडल्टन वहां पर सबको बताते हैं कि हमें मालूम हुआ है कि साउथर्न स्टेट्स की तरफ से 3 डेलीगेट्स पीस टॉक के लिए वॉशिंगटन आ चुके हैं। इतना बोलते ही वहां डेमोक्रेट्स हंगामा करने लग जाते हैं और वोटिंग को पोस्टपोन करने की डिमांड करते हैं। अब यहाँ पर प्रेस्टन ब्लेयर के इशारे पर कुछ रिपब्लिकन्स भागते भागते लिंकन के पास जाते हैं। लिंकन यहाँ पर झूठ बोलते हैं और इनको एक पेपर पर लिख कर देते हैं कि ये खबर बिल्कुल भी सही नहीं है और सिटी में कोई भी साउथर्न डेलीगेट पीस टॉक के लिए नहीं आया है। अब जब ये रिस्पॉन्स कांग्रेस में दिखाया जाता है तो सारे डेमोक्रेट्स इसको झूठा बोलते हैं, पर प्रेसिडेंट ने लिख कर दिया है तो ये मानना ही पड़ेगा। इसके बाद ही वहां पर वोटिंग शुरू हो जाती है। येमन जिन्होंने लिंकन को साफ तौर पर मना कर दिया था, वो बिल के फेवर में वोट करते हैं और लास्ट में सबके बिल पड़ जाने के बाद कांग्रेस स्पीकर खुद अपना वोट भी डालते हैं और वो बिल का फेवर करते हैं। जनरली स्पीकर ऐसा नहीं करते हैं, बट अगर वो करना चाहें तो ये उनका राइट है, वो ऐसा जरूर कर सकते हैं। और आज इसी के साथ अमेरिकन हिस्ट्री में काले लोगों का अपना गुलाम बनाकर रखना बैन हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के लोग इस मौके पर खुशी से झूम पड़ते हैं और साथ ही कांग्रेस में बैठे ब्लैक लोग रो पड़ते हैं। इसके बाद 3 फरवरी को लिंकन साउथर्न डेलीगेट्स के साथ मीटिंग करते हैं और उनकी एक भी शर्त मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि साउथर्न डेमोक्रेट्स अपनी 13 स्टेट्स को एक अलग नेशन में रखना चाहते हैं, पर लिंकन उनको सरेंडर करने के लिए कहते हैं और साफ साफ समझा देते हैं कि स्लेवरी अब बैन हो चुकी है और आपका फायदा सरेंडर करने में ही है। इसके बाद का सीन 3 अप्रैल 1865 का दिखाते हैं, जब लिंकन बैटलफील्ड से होकर गुजरते हैं। सिविल वॉर अब तक लगभग खत्म हो चुकी थी और साउथर्न स्टेट्स इसको हार गई होती है। लिंकन को यहाँ पर काफी डेड बॉडीज दिखती हैं, जिससे उनको काफी दुख होता है। इसके बाद लिंकन जनरल ग्रांट से मिलकर अपोजिशन से सरेंडर कराने की बात करते हैं। इसके बाद दिन आता है 9 अप्रैल 1865 का, जब जनरल ली जनरल ग्रांट के आगे सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पर हमें बाकी सोल्जर्स के साथ लिंकन के बेटे रॉबर्ट भी दिखते हैं। लिंकन इसके बाद व्हाइट हाउस में 2 रिपब्लिकन्स के साथ बैठकर नीग्रो के वोटिंग राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, पर उन्हें यहाँ पर इसे छोड़कर अपनी वाइफ मैरी के साथ थिएटर देखने के लिए जाना पड़ता है। लिंकन इससे पहले काले लोगों के वोटिंग राइट्स भी दिलवाकर कुछ और कर पाते। 15 अप्रैल 1865 को थिएटर के बाहर लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब्राहम लिंकन की हत्या उस थिएटर के एक एक्टर ने करी होती है जो साउथर्न स्टेट्स को सपोर्ट करता था और उनके हारने पर बौखला सा गया था। अब्राहम लिंकन की लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ झेला है। वो सिर्फ एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ना होकर पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन साबित हुए थे। स्लेवरी दुनिया का सबसे घिनौना काम है और अमेरिका तो क्या, किसी भी कंट्री में इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। सिर्फ किसी को उसके कलर की बेसिस पर जानवर समझना सही नहीं था। उनके पास कोई भी राइट नहीं था। आप चाहे उन्हें मारिए या मारकर खा जाइए, कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था और इसे ही गुलाम कहते हैं। आई होप आपको ये फिल्म जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।